गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। बीए पार्ट फर्स्ट की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आपको पता है कि हम इन दिनों में राजनीतिक विचारक मनु के बारे में पढ़ रहे हैं या मनु के राजनीतिक विचारों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मनु के अनुसार परराष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय संबंध। मनु द्वारा अपने ग्रंथ मनुस्मृति में परराष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की विवेचना की गई है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को दो पक्षों में विभाजित किया गया है। पहला सैद्धांतिक पक्ष, दूसरा व्यवहारिक पक्ष। सैद्धांतिक पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन के लिए विभिन्न नीतियां बताई गई है तथा व्यवहारिक पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन के लिए जो गुप्तचर और दूत व्यवस्था है उसका वर्णन किया गया है। आज की क्लास में हम सैद्धांतिक पक्ष का अध्ययन करेंगे। सैद्धांतिक पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन हेतु विभिन्न नियमों व सिद्धांतों का वर्णन किया गया है तथा शासक को उन नियमों के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन का निर्देश दिया है। सैद्धांतिक पक्ष में मंडल सिद्धांत, षड्गुण नीति व उपाय शामिल है। अब है मंडल सिद्धांत। मंडल सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सुचारू संचालन के लिए राज्यों के वर्गीकरण पर बल देता है। इस सिद्धांत का मूल आधार ये मान्यता है कि एक सफल शासक को सदैव शत्रुओं की संख्या को कम से कम व मित्रों की संख्या को अधिक से अधिक रखने का प्रयास करना चाहिए। मंडल सिद्धांत राष्ट्रों के मध्य शक्ति संतुलन का व्यवहारिक स्वरूप माना जा सकता है। मनुस्मृति में मनु द्वारा राष्ट्रमंडल में 4 प्रकार के राज्यों का वर्णन किया गया है: मित्र, शत्रु, उदासीन और मध्यम। जिन राज्यों की सीमाएं परस्पर मिलती है उन राज्यों को मनु शत्रु राज्य मानता है। शत्रु राज्य का सीमावर्ती राज्य मित्र राज्य माना गया है। जिन राज्यों की सीमाएं शत्रु और मित्र दोनों से मिलती है उन्हें मध्यम राज्य माना गया है तथा उन राज्यों से भिन्न राज्यों को उदासीन राज्य माना गया है। मनु स्मृति में राष्ट्रमंडल में अर्थात मंडल सिद्धांत में कुल 12 राज्य माने गए हैं। जिस राज्य के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात कर रहे हैं उसे विजिगीषु राज्य कहा गया है। ये केंद्र में स्थापित विजय की अभिलाषा लिए हुए अपने साम्राज्य के विस्तार का इच्छुक है। विजिगीषु के अग्रभाग में मतलब दाहिनी तरफ सीमावर्ती राज्य अरि या शत्रु माना गया है। उसके बाद क्रमशः मित्र, अरिमित्र, मित्र मित्र, अरिमित्र मित्र राज्य आते हैं। इसी प्रकार पृष्ठभाग में या पीछे की तरफ सीमावर्ती राज्य जो शत्रु राज्य है वह है पार्श्वनिग्रह माना गया है। इसके बाद आक्रांत ये मित्र राज्य है। पार्श्वनिग्रह सार पीठ पीछे के शत्रु का मित्र है और आक्रांत सार पीठ पीछे के मित्र का मित्र है। इसके अलावा एक मध्यम व एक उदासीन राज्य माना गया है। मनुस्मृति में प्रत्येक राज्य की 5 प्रकृतियां बताई गई है: अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग अर्थात पुर, किला, अर्थ अर्थात कोष खजाना और दंड। इस प्रकार राष्ट्रमंडल के सदस्य राष्ट्रों सहित कुल प्रकृतियों की संख्या 72 मानी गई है। 12 राज्य स्वयं 12 × 5 प्रकृतियां अर्थात 12 पंजे 60, तो कुल मिला के 72 और मित्र ऑलरेडी इस मंडल में शामिल है। तो 12 राज्य और 12 राज्यों की 5-5 प्रकृतियां, तो कुल मिला के 72 प्रकृतियां इसमें बताई गई है। इस प्रकार मनुस्मृति में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए राष्ट्रमंडल की विस्तृत विवेचना की गई है तथा शासक को इस मंडल को ध्यान में रखकर ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सतर्कतापूर्वक संचालन का निर्देश दिया गया है। विद्यार्थियों, जब मैं आपको ऑफलाइन क्लास कराऊंगी या मैं आपके लिए अलग से इसका एक डायग्राम बना के मैं आपको डालूंगी, जब नोट्स डालूंगी उसके अंतर्गत, और उसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से इस मंडल को डिफाइन किया गया है और कौन सा राज्य कहाँ अवस्थित होता है, उससे आपको याद करने में आसानी रहेगी और समझने में भी आसानी रहेगी। उसके बाद आता है षड्गुण नीति, जो दूसरा सिद्धांत है। षड्गुण नीति किसी राज्य द्वारा दूसरे राज्य के प्रति किसी विशिष्ट परिस्थिति में अपनाए जा सकने वाले विवेक सम्मत विकल्पों का विवेचन करती है। इसमें 6 गुणों का वर्णन किया गया है। पहली है संधि। तत्काल या भविष्य में होने वाले लाभ को ध्यान में रखते हुए किसी एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र से मेल कर लेने को मनु संधि कहता है। संधि 2 प्रकार की हो सकती है:
समान कर्मा संधि, असमान कर्मा संधि। अर्थात जो बराबर वाले राज्य के साथ की जाए या बराबर ताकत वाले राज्य के साथ की जाए वह समान कर्मा संधि, और अपने से कम शक्तिशाली या ज़्यादा शक्तिशाली राज्य के साथ अगर कोई राज्य संधि करता है तो वह असमान कर्मा संधि कहलाएगी। दूसरा है विग्रह। एक राज्य द्वारा किसी दूसरे राज्य को जीतने या उसे पीड़ित करने के उद्देश्य से किया गया सशस्त्र आक्रमण किसी भी प्रकार का युद्ध या अहित विग्रह कहलाता है। इसके दो भेद है, शत्रु पक्ष की कमजोरियों को ज्ञात कर किया गया आक्रमण और मित्र पर किए गए आक्रमण के प्रतिकार स्वरूप किया गया आक्रमण। अर्थात शत्रु को कमजोर देख के उस पर आक्रमण करना या मित्र पे उसने आक्रमण कर दिया और उसका बदला लेने के लिए किया गया आक्रमण विग्रह दो तरह से हो सकता है। फिर है यान। विजय की इच्छा से किसी एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य पर जानबूझकर किया गया वास्तविक आक्रमण या चढ़ाई यान कहलाता है। देखो, विग्रह और यान में अंतर है। जो विग्रह है वो पीड़ा पहुंचाना भी हो सकता है, आक्रमण करना भी हो सकता है, छुटपुट विद्रोह भी हो सकता है, लेकिन यान में एक शासक जानबूझ के दूसरे राजा पर चढ़ाई करता है और वो पूरी तैयारी के साथ करता है। तो विजय की इच्छा से किसी एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य पर जानबूझकर किया गया वास्तविक आक्रमण या चढ़ाई यान कहलाता है। इसमें आक्रमण करने वाला राज्य जानबूझकर अपने साम्राज्य विस्तार के लिए दूसरे राज्य पर आक्रमण करता है। तीसरा है आसन। एक राज्य द्वारा आक्रमण के स्थान पर उपेक्षा धारण कर युद्ध की प्रतीक्षा करना आसन कहलाता है। आसन दो स्थितियों में धारण किया जा सकता है। पहला, कोष या सेना के क्षीण हो जाने पर आसन धारण करना, और दूसरा है मित्र के अनुरोध पर युद्ध से उपेक्षा धारण करना, अर्थात चुपचाप बैठ जाना। और वो किस परिस्थिति में राजा कर सकता है? आपके पास सेना नहीं है, खजाना नहीं है, तो राजा आसन धारण कर सकता है, क्योंकि खजाना और सेना नहीं है तो वो युद्ध नहीं लड़ सकता। और अगर किसी राजा ने युद्ध के लिए अपने मित्र से सहायता मांगी है और मित्र ये कहता है कि नहीं अभी मैं सहयोग करने की स्थिति में नहीं हूँ, तो उसको आसन धारण कर लेना चाहिए। आसन राजा के लिए दो प्रकार से उपयोगी है। एक तो वो इसका सहारा लेकर शत्रु को शांत रख सकता है और अपने देश को आक्रमण से बचा सकता है। दूसरा, वह अपनी शक्ति को पुनः संगठित कर सकता है। अगली जो नीति है वह है द्वेदी भाव। द्वेदी भाव से तात्पर्य है राजा को अपनी सेना को दो भागों में बांटकर एक को सेनापति के अधीन राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सीमा पर रखना चाहिए, जबकि दूसरा भाग राजा को स्वयं अपने अधीन रखकर उसे शक्तिशाली बनाने का निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। अर्थात सेना को दो हिस्सों में बांट के रखना चाहिए। संपूर्ण सेना को एक साथ युद्ध में नहीं झोंकना चाहिए। पहला भाग सेनापति के अधीन होना चाहिए, और अगर वो सेना हार जाती है या कमजोर पड़ती दिखती है तो दूसरा भाग राजा के अधीन राज्य में सुरक्षित होना चाहिए, ताकि उस आक्रमण का प्रतिकार किया जा सके। अब छठी नीति है संश्रय या आश्रय। एक राजा द्वारा आपत्ति या विपत्ति काल में दूसरे बलशाली राजा की शरण ले लेना आश्रय कहलाता है। शरण ले लेना, अगर कोई शत्रु है आपको युद्ध या आक्रमण के द्वारा हराना चाहता है और आप इसी स्थिति में नहीं है कि उसका मुकाबला कर सको, तो ऐसी स्थिति में एक राजा को दूसरे राजा की शरण लेकर अपनी रक्षा करनी चाहिए, तो उसको कहा है संश्रय या आश्रय। इस प्रकार मनु ने षड्गुण नीति का युक्ति युक्त प्रयोग करने की सलाह राजा को दी है। अब जो 3 उपाय मनुस्मृति में मनु ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन के लिए 4 उपाय बताए हैं। पहला है साम। एक राज्य द्वारा विपक्षी को प्रेम प्रदर्शन या विशेष आदर करके अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करना साम कहलाता है, अर्थात विपक्षी को समझाकर अपने पक्ष में कर लेना। दूसरा है दान या दाम। विपक्षी को धन या संपत्ति देकर अपने अनुकूल बनाने को दान या दाम कहते हैं। तीसरा है दंड। विपक्षी को बल प्रयोग करके अपने अनुकूल बनने के लिए बाध्य करना दंड कहलाता है। भेद। शत्रु को क्षीण करने के लिए उसमें व उसके सहयोगियों व मित्रों में फूट डालकर मतभेद उत्पन्न करना भेद कहलाता है। इस प्रकार मनुस्मृति में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन के लिए इन 4 उपायों को परिस्थिति के अनुकूल अपनाने की सलाह दी है, अर्थात राजा को साम दाम दंड भेद से अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपने राष्ट्र का हित करना चाहिए। इस प्रकार परराष्ट्र संबंधों के सैद्धांतिक पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन मनुस्मृति में किया गया है। विद्यार्थियों, अगली क्लास में हम इसके व्यवहारिक पक्ष का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।